देखो, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग, these are two different things. Breathing is the mechanical process and respiration is the biochemical process. रिस्पायरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन के मानी ब्रीदिंग नहीं है, रिस्पायरेशन के मानी सांस लेना नहीं है। रिस्पायरेशन का अमल तुम्हारे बॉडी के तमाम खुलियात में होता है। सेल के अंदर जिंदगी को तवानाई की ज़रूरत होती है और ये तवानाई हासिल होता है कैसे? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन क्या है? डेट इज़ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द न्यूट्राइंट मॉलिक्यूल। न्यूट्राइंट मॉलिक्यूल क्या है? यहाँ पर ग्लूकोज है। ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, यानी ग्लूकोज का जलना ऑक्सीजन के साथ, दैट liberate energy that turn into ATP। और क्या बनता है प्रोडक्ट में? आपके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। देखो जैसे यहाँ पे देखो रिएक्शन में देखो दिखाया गया है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP के 36 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, तो खैर यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, यह गलत है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। ग्लूकोज आपके सेल के साइटोसोल में उसकी ब्रेकडाउन होती है। 2 पायरुविक एसिड बनते हैं जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस का अमल कहते हैं। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे और उसके अलावा आपके यहाँ पर देखो, ये ग्लूकोज है, ATP का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, फिर NADH तो नहीं बल्कि इसको NAD ही कहेंगे। ये रिड्यूस होने के बाद NADH बनता है। ये ग्लूकोज जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। ये ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है, 2। और अब ये आता है कहाँ पर? ये आता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ देखो, इधर में माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देख रही हो? इस मैट्रिक्स के अंदर में इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये आपके मुकम्मल तौर पर ये ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में चेंज हो जाता है और ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके अलावा कुछ कोएंजाइम इसके अंदर होते हैं, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविनेमाइड एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम हैं जो कि रिड्यूस होता है और रिड्यूस होने के बाद NADH2 और FADH2 में तब्दील हो जाता है। अब उसके बाद एक और साइकिल आता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे।
इसमें ये दोनों मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होकर एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये अमल माइटोकॉन्ड्रिया के क्राइस्टी में होता है, बल्कि यहाँ पर नहीं, बल्कि ये लूप लाइक जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर ये रिएक्शन होता है। ये तो था आपका, ये तो इतना आसानी से मैंने बता दिया, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान साइकिल नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस का जब तुम जब स्टडी करोगे तो इसमें आपको 10 स्टेप नज़र आएगा, बहुत बारीक बारीक इंतहाई इसमें रिएक्शन है। आज सिर्फ तुमको हम इतना ही बताएंगे कि रिस्पायरेशन क्या चीज़ है और ब्रीदिंग क्या चीज़ है। रिस्पायरेशन सेलुलर ऑक्सीडेशन को कहते हैं। सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है तो सेल के अंदर नहीं होता है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द सीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सीट ऑफ रिएक्शन तो पूरा साइटोसोल है, सीट ऑफ रिएक्शन तो पूरा साइटोसोल है, मगर एनर्जी जो लाइब्रेट होता है, एनर्जी जो पैदा हो रहा है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है और साइटोसोल में भी हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि एनर्जी का मॉलिक्यूल है। खैर, तो एक शाख तो आपका रिस्पायरेशन का निकल गया सेलुलर ऑक्सीडेशन में। दूसरा के नाम है ये सेलुलर ऑक्सीडेशन, जिसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एक ऐसा भी रिएक्शन है जो बगैर ऑक्सीजन के होता है, डेट इज कॉल्ड एनारोबिक। और वो रिएक्शन जो बगैर ऑक्सीजन के हो उसका नाम है फर्मेंटेशन। उसका नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के मानी क्या होता है? खमीर हो जाना। फर्मेंटेशन के मानी होता है खमीर हो जाना। अब खमीर क्या होता है? खमीर समझ रहे हो क्या होता है? बताओ। खमीर होना समझ में आया? खमीर ये ईस्ट सेल जब वहाँ पर जाता है तो उसमें रिएक्शन पैदा होता है, वो रिएक्ट करता है। और रिएक्ट क्या होगा कि उसके अंदर खुद ही एक चेंजिंग, एक तब्दीली वाक़ होती है, ठीक है ना। अगरचे बैक्टीरिया और फंजाई है, अगरचे बैक्टीरिया और फंजाई में ये हो रहा है, तब इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होंगे और कुछ तवानाई के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। जबकि अगरचे एनिमल में हो रहा है तो एनिमल में ऐसे नहीं पैदा होता। एनिमल में जब एनोरेक्सिया यानी ऑक्सीजन की जब डिफिशिएंसी हो जाए, आप मेहनत ज़्यादा कर रही हो और ऑक्सीजन का इन्हेलेशन कम हो रहा है, तो वहाँ पर आपको मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत, मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उस एनर्जी के डिमांड को पूरा करने के लिए वहाँ पर फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाता है और इन द रिस्पॉन्स ऑफ हाई एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा मेहनत के नतीजे में, इन हाई एफर्ट्स, हाई स्ट्रगल,
बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के नतीजे में क्या होगा, लैक्टिक एसिड पैदा होगा। ये लैक्टिक एसिड जो है ये एक पॉइजनस मॉलिक्यूल है। जब तक ये लैक्टिक एसिड है ये मसल्स में आपके पैदा होना शुरू हो जाएंगे और ये इंतहाई पॉइजनस मॉलिक्यूल है, और जिसके पैदा होने से आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, बुखार होना शुरू हो जाएगा, सही है ना। इस तरह की कैफियत जो है जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये लैक्टिक एसिड मसल्स में पैदा होगा और बतदरीज ये वाई द ब्लड ये लीवर में पहुंच जाएगा, जिगर में, और जिगर में जाने के बाद ये एंजाइम के अमल से, एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है ना, एंजाइम के विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाए किस में, पायरुविक एसिड में और ग्लाइकोजन में। किस में हो जाएगा ये, पायरुविक एसिड में और ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन और पायरुविक एसिड ये दोनों जो है ये एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोजन तो ये तो आपके लिवर में स्टोर हो जाएगा, पायरुविक एसिड का भी स्टोर होता है और फिर ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रिस्पायरेशन समझ में आया। रिस्पायरेशन क्या चीज़ है? रिस्पायरेशन नाम है कीमियाई तामुल का। रिस्पायरेशन नाम है कीमियाई तामुल का। कौन सा तामुल? ऑक्सीजन एंड पायरुविक एसिड। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता, ग्लूकोज डायरेक्ट कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ग्लूकोज टूटता है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, और 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, और वो पायरुविक एसिड फिर ऑक्सीजन के साथ फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है, और इस दौरान एनर्जी के मॉलिक्यूल पैदा होंगे, NAD पैदा होगा, फिर उस वो रिड्यूस होकर NADH बनाएगा, ठीक है ना। ये सारी कैफियत पैदा होगी। तो रिस्पायरेशन जो है ये एक बड़ा ही कहना तो बहुत आसान है, मगर ये इंतहाई पेचीदा कीमियाई तामुल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, मगर ग्लाइकोलाइसिस का जो अमल है ये आपके साइटोसोल में होता है। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं दाखिल होता। ग्लूकोज जो है आपके साइटोसोल में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, और 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में वो, या पायरुवेट या पायरुविक एसिड में वो टूट जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम में जो है हम इसके ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उस रिएक्शन के मुतालिक हम बताएंगे। अभी तुमको सिर्फ मैंने इतना ही बताया है कि आपके रिस्पायरेशन क्या होता है, और ब्रीदिंग कोई रिस्पायरेशन नहीं है। ब्रीदिंग एक फिजियोलॉजिकल एफर्ट्स है। ब्रीदिंग जो है ये एक फिजियोलॉजिकल एफर्ट्स है, पर्सनल एफर्ट्स है। सांस अंदर खींचना, बाहर निकालना। लंग्स जो है, लंग्स में रिस्पायरेशन का अमल नहीं हो रहा है। रिस्पायरेशन का अमल तुम्हारे बॉडी के हर एक खुलियात के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सीट ऑफ रिस्पायरेशन, नॉट द सेल, नॉट द साइटोसोल, ओनली द माइटोकॉन्ड्रिया। और वही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है ना। एनर्जी कैसे लाइब्रेट हो रहा है? जब पायरुविक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होता है, तब एनर्जी लाइब्रेट हो रहा है। ऐसे तो एनर्जी हर स्टेप में आपको लाइब्रेट होता हुआ नज़र आएगा, ATP के मॉलिक्यूल। और ये ATP का जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल मत समझना। ये बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, ये एक साइकिल चलता रहता है। ये हाइड्रोलाइज होता है एटीफेज एंजाइम की मौजूदगी में। ATP जो है ये हाइड्रोलाइज होता है। ATP बुनियादी तौर पर ये 3 अज्जा का मुरक्कब है, एडिनाइन,
राइबोज और फास्फेट। क्या हो, तभी सही है? हाँ, तभी सही है ना? अच्छा, एडिनाइन, राइबोज और फास्फेट। एडिनाइन और राइबोज, ये जब दो चीज़ आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा एडिनोसाइन। क्या बन जाएगा? एडिनोसाइन। फिर उसमें एक फास्फेट मिलेगा तो बन जाएगा मोनोफास्फेट। फिर जब दूसरा फास्फेट क्या है? ये रेडिकल है, PO4। PO4 ये रेडिकल है, ये सही है ना? और PO4 ये रेडिकल है, ये इसको हम ये रेडिकल कहेंगे। तो एक रेडिकल मिला तो मोनोफास्फेट हुआ, दूसरा फास्फेट का रेडिकल मिला तो डाईफास्फेट हुआ, तीसरा मिल गया तो ATP बन गया, एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह ये कंपाउंड बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। इस तरह की कैफियत इसमें होती रहती है। लिहाजा ATP जो है ये कांस्टेंट पायदार मॉलिक्यूल नहीं है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? और एनर्जी जो रिलीज होता है, एनर्जी ये फास्फेट ही एनर्जी है। जहाँ एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ी ये फास्फेट रिलीज होगा और एनर्जी काम में आएगा। और कोई सवाल पूछना है तो बोलो। में आया और तो इसमें कुछ नहीं है, बस है तो बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट टाइम इसका जो साइकिल है वो हम तुमको कर्व साइकिल जो है नेक्स्ट टाइम तफसील से बताएंगे। सही है ना? सही है, ठीक है।